हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। और साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी थी रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम बेटा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और आज का जो लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो इसमें से आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो मैंने यह किया है कि आपके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट किया है जो एक्चुअली आपके हर एक टाइप को कवर करता है। एंड आई होप ये करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट ये कर लीजिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के जो जो न्यूमेरिकल्स है वो तो मैंने आपको करवाने ही है। हाँ, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वो भी हैं बेटा जो आपके एनसीईआरटी के सोल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो मैंने उनको भी पिक किया है। तो आई होप इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, ये सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी सोल्व्ड न्यूमेरिकल ही है आपका। कहते हैं टू रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा, ये आपने इवन 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब दो रेजिस्टेंस को हम आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं, जैसे R1 एंड R2 है आपका, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, वो दोनों का सम होगा, दैट इज R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है कि मुझे इन दोनों को आपस में ऐड करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज हो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जो भी आपका z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी योर आंसर। तो z हो जाएगा बेटा a प्लस बी एंड डेल्टा z भी हो जाएगा बेटा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। मैंने कहा था कि अगर आपने इनको ऐड करना है तो इनके एरर को सिंपली ऐड कर दो, चाहे आप उन दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। क्यों? टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, इसलिए किया जाता है। सो बस सिंपल सी बात यह है बेटा कि मैं R1 जो कि है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 जो कि है 200 प्लस माइनस 4 ओम, अगर बेटा इनको मैं अपने पास रखता हूँ तो इनमें 100 प्लस 200 दैट बिकम 300 प्लस माइनस बेटा 4 ओम एंड 3 ये बन जाएगा 7 एंड एज ए रिजल्ट बेटा ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से बेटा आपने अपना पहला न्यूमेरिकल करना था। क्लियर? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ आर, ये दिया हुआ है। सो व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर इनिशियल आपको दिया है 18 प्लस माइनस 0.5 दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड T2 आपको बेटा दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब होता है दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बस आपने इन दोनों को बेटा आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। एंड मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि वैसे तो आप T2 माइनस T1 ही करेंगे, बट जब एरर्स की बात आएगी तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है तो आप इनको आपस में बेटा क्या कर दोगे, ऐड करोगे। एरर्स को ऐड करेंगे बट इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली बात सिर्फ इतनी है यहाँ पे कि अगर मैं 40 में से माइनस कर दूंगा बेटा 18 को यहाँ पर, देन विल बी प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5। तो इस तरीके से बेटा आपको आपका जो आंसर है डिग्री सेल्सियस में वो आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे करना था, ठीक है। सो दैट विल बी 22 बेटा, प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा डिग्री सेल्सियस, और इस तरीके से बेटा आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो ये है बेटा आपका आंसर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कैसे इसका न्यूमेरिकल करना था। वेरी गुड। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हम देख रहे हैं बेटा रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है R इक्वल टू वी बाई आई। दिस इज द फॉर्मूला। आपको पता है रेजिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी सोल्ड एग्जांपल ही है बेटा एनसीईआरटी का। तो आपको बेटा V दिया हुआ है दैट इज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड जो करंट है I वो हमें दिया है बेटा 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ये हमें दिया हुआ है। रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा आपके पास V डिवाइडेड बाय आई। सो बेटा जी मैंने आपको बताया था कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में बेटा डिवाइड हो रही हो तो उनका पहली बात तो रिलेटिव एरर जो होता है बेटा वो आपस में ऐड होता है ताकि हम उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड कर सके। मतलब ये है कि डेल्टा आर बाय आर विल बी इक्वल टू relative error of v, that will be delta v by v, plus relative error of I, that is delta I by
आई, बस ये आपने करना होता है। अब क्योंकि आपको बेटा परसेंटेज एरर चाहिए तो आप बस इंटू 100 कर देंगे लाइक दिस, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इंटू 100% एंड दैट्स इट। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा परसेंटेज एरर इन वी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर इन आई दैट इज करंट, और ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज एरर इन इन रेजिस्टेंस। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालनी है तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% दैट विल बी इक्वल टू, देखिए बेटा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो डेल्टा वी होता है ये वाला 5 डिवाइड बाई बेटा 100 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आपका वी आ जाएगा। अब हम आई की बात करते हैं बेटा, डेल्टा आई बाई आई का मतलब हुआ 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू बेटा 100, तो ये परसेंटेज एरर इन आई आ जाएगा। बस जी, तो बाकी तो अब यही रह गया है कि बस इसको सॉल्व ही करना है मुझे रह गया। सो देखिए बेटा 100 से 100 कटेगा और ये आपका 5% आ गया सीधा यहाँ से, प्लस अब ध्यान से देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ तो यहाँ से आपका 2% आ गया, इन टोटल बन गया बेटा 7%, और ये आपका आंसर है। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल अपना करना था, बहुत ईजी है, आराम से किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि इफ द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड and a mass of the cube are 3% and 4%, what is the maximum possible error in the density of the material। अच्छा, ये क्यूब की बात हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे हमें करना है। सबसे पहली बात है कि इसने मुझे पूछा है द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी। सो बेटा देखो, पहली बात तो हमें परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ है, और जब हमें परसेंटेज की टर्म्स में दिया हो तो आंसर भी हमारा परसेंटेज की टर्म में ही आएगा, मतलब मुझे यहाँ पर परसेंटेज एरर ही निकालना है। जहां तक डेंसिटी को हम जानते हैं बेटा, दैट इज ऑलवेज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मास तो ठीक है हमें दिया हुआ है बेटा, लेकिन अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो यहाँ पे वो एल का क्यूब हो जाएगा, मतलब बेसिकली मास को अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ तो एम अपॉन एल का क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर डेंसिटी। अगर इसको मुझे परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना है तो देखिए कैसे लिखूंगा, लेफ्ट साइड में डी है तो आई विल राइट डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज एरर इन डी, और यही मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू मास ऊपर दिया हुआ है, उसके ऊपर पावर तो कोई नहीं है ना, बस इसका रिलेटिव एरर लिखो पहले और इंटू 100 कर दो, तो ये परसेंटेज एरर बन गया बेटा आपका मास का। अगला ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लेंथ का, क्योंकि आपको यहाँ पे साइड दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया था, साइड, तो साइड का क्यूब, तो यहाँ पे बेटा लेंथ है। अब यहाँ लेंथ की पावर 3 है, तो याद है आपको मैंने जो लास्ट टाइम बताई थी कि अगर किसी के ऊपर पावर हो तो पावर आ जाएगी आगे और फिर आप उसका रिलेटिव एरर लिखेंगे, मतलब दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100%, और ये आपने करना है। बस ये सिंपल सा स्टेप अगर आपको आ गया तो आप आराम से कर लेंगे, कुछ नहीं करना। वो हर एक का देखो ऊपर पावर दी तो नहीं हुई कोई, अगर पावर दी है तो आगे ले आओ फिर उसका रिलेटिव एरर लिखो, नहीं तो आप अपना एज इट इज का एज इट इज उसको लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखें तो बेटा आपको जो लेंथ है वो 3% दिया था और मास का 4%, तो मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हो बेटा, ये पूरा जो आपने यहाँ पे देखा है इसका 4% आएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, मतलब साइड का कितना दिया हुआ बेटा 3%, तो यहाँ पे 3% आ जाएगा। 3 3 का 9 होता है, 9 और 4 आपका 13 हो गया, तो 13% जो है बेटा वो इसका आंसर आ जाता है। बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। गुड, चलिए अब हम अपना बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस का जो परसेंटेज एरर है वो दिया, तो आपको मैंने रेडियस तो लिखना सिखाई दिया बेटा, दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, बेटा ये आपको 2% दिया हुआ है। सो दिस इज नोन एज परसेंटेज एरर। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं 100 ना लिखूं तो ये रिलेटिव एरर है, अगर इंटू 100 कर दूं तो ये परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है। कहता है व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो पहले तो बेटा आपको मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दूं, 4/3 पाई आर का क्यूब, ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बेटा, ये आ गया 4/3, नहीं इसको हटा देता हूँ। देखिए बेटा सिंपल सी बात आपको बता दूं, एरर हमेशा जो होता है वो मेजर्ड क्वांटिटी के अंदर होता है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे 4 इज अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट,
तो उन कांस्टेंट में कोई भी एरर नहीं होता। तो जब कभी भी हम इनको रिलेटिव एरर्स की टर्म में लिखते हैं तो हम हमेशा ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं इनको निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई एरर नहीं होता। अब जैसे अगर आपको 4 कहूंगा तो आप 4 ही लिखोगे ना, अब उसमें कोई एरर थोड़ा ना है। सो ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं तो इसलिए उसके बेटा एरर्स नहीं लिखे जाते। सो आपने क्या करना था, आपने सिर्फ इतना करना है बेटा कि वॉल्यूम को तो लिख देंगे डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यहाँ पे इसको आप कर देंगे निगलेक्ट, क्या बचा आर की पावर 3, तो जिसकी पावर हो तो आगे आ जाएगा बेटा 3 आगे आ जाएगा, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ठीक है, ये आ गया। ये आप ऑलरेडी जानते हो 2% दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 इंटू 2% करोगे तो आपका आंसर 6% आ जाएगा। इस तरीके से बेटा आप अपना इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है, आराम से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड द स्पीड आपको दिया हुआ है। हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ बेटा। मास जो है m, वो आपको मतलब उसका जो परसेंटेज एरर है वो 2% दिया, तो डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, ये आपको बेटा 2% ऑलरेडी दिया हुआ है। स्पीड का, स्पीड जो है मान लेते हैं मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो डेल्टा v बाई वी इंटू 100%, ये आपको बेटा 3% दिया हुआ है। अब वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ एम वी का स्क्वायर होता है ना। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, काइनेटिक एनर्जी को परसेंटेज में लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी का एरर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इनटू 100। सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी जो मुझे फाइंड करनी है। दैट विल बी इक्वल टू, अब बेटा 1 एंड 2 ये दोनों एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, तो आप इसके कोई भी एरर नहीं डाल सकते, इसलिए उसको सिंपली क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब रह गया मेरे पास बेटा मास, तो मास को लिखूंगा मैं डेल्टा m बाय एम इंटू 100। ये परसेंटेज एरर आ गया मास का, प्लस हमेशा प्लस होता है, इसकी पावर 2 दी है, 2 आगे आ जाएगा बेटा आपका। सो दैट विल बी डेल्टा v बाई वी इंटू 100। दैट्स इट, पावर आगे लेके आओ, उसको परसेंटेज एरर में लिख दो, दैट्स कुछ भी नहीं करना। सो देखिए बेटा मास का 2% दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 3%, 3 टू 6, 6 टू 8, तो फाइनल आंसर बेटा आपका 8% आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करा था। तो ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा एनसीईआरटी का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब बेटा हमें ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दी है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की, ये सब दिया हुआ है। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो देखो बहुत आसान है बेटा, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक अगर आप निकाल रहे हो, सो दैट वुड बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको परसेंटेज एरर निकालना है बेटा v का, तो दैट विल बी, ध्यान से देखना, डेल्टा v बाई वी इंटू 100, दैट विल बी द परसेंटेज एरर ऑफ द वॉल्यूम, और ये पूरा आपने निकालना है, विच इज इक्वल टू लेंथ हो गया बेटा आपका डेल्टा l बाय एल इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज में, प्लस बेटा आ जाएगा नेक्स्ट आपका डेल्टा b बाई बी इंटू 100 परसेंटेज, एंड प्लस बेटा आपके पास आ जाएगा डेल्टा h बाय h इंटू 100%। तो ये आपके पास आ गया बेटा, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, तो डेल्टा एल बेटा आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 12.13 इंटू बेटा आपके पास 100% आ गया, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपके पास 0.01 डिवाइड बाय 8.16। देखो ये एरर होता है, ये वैल्यू होती है, तो याद रखा करो इसको, कभी गलती मत करना बेटा इसमें। इंटू 100 हो गया। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर बेटा डिवाइड बाय 3.46 इंटू आपका आ गया 100 बेटा परसेंटेज, और ये आपने बेटा सॉल्व करना है। अच्छा, अब बात ये है बेटा, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर है ना, वो हमारे पास आता है बेटा, दैट इज 0.5764। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका एक्चुअली में जो आंसर आता है वो इतना बड़ा ही आता है। अब बात यह है कि अब हम क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, ऑब्वियस है सॉल्व करके जो आपका आंसर आया बेटा वो परसेंटेज में आया। अब ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है बेटा। एग्जैक्ट आंसर आने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे पास जब हम कोई चीज को डिवाइड करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट एरर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखा जाता है और हमारा आंसर उसी में आना चाहिए।
तो जब हम इन दोनों को ऐड करें, इनको ऐड करें, इनको करें, तो लीस्ट हमेशा दो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। तो आपका आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ यहाँ तक मैं सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद का नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें +1 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आपका आएगा 0.58%। और इस तरीके से बेटा आपको आपका आंसर मिलेगा। देखिए ये जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, इसमें अलग अलग वैरायटी है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर कोई कैसी प्रॉब्लम आएगी तो उसको कैसे हमें टैकल करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम अपना बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि आप देख सकते हो कि जेई मेंस 2015 के अंदर भी ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एज इट इज का एज इट इज आया हुआ है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझ जाइए एंड ऑटोमेटिकली आपको ये बेटा अपने आप ही आ जाएगा। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। कहता है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टी इज, ये आपको देखो क्या है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 2π√, दैट इज L बाय G। Measured value of L is 20.0 centimeter, known to 1 mm accuracy, 1 mm accuracy। तो मतलब हुआ ये इसकी measured value है, ये 1 mm क्या हुआ बेटा इसकी, that is delta L। तो अगर मुझे लेंथ को लिखना ही है ना बेटा, तो इसको लिखूंगा 20.0 प्लस माइनस 0.1 दैट इज सेंटीमीटर। आप बोलेंगे सर 0.1 क्यों कर दिया? बेटा जी आपको जो दिया है ना वो मिलीमीटर दिया है, और मुझे किस में लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, इसलिए मैंने उसको 1 अपॉन करके तो बेटा सेंटीमीटर की टर्म्स में इसको लिख दिया। क्लियर? बहुत ज्यादा बढ़िया। आगे देखिए, फिर ये कहता है बेटा द टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड्स यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड। तो इसका मतलब जो टाइम है बेटा वो आपको दिया हुआ है 90 प्लस माइनस 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा आपका सेकंड। देखो ना, आप 100 ऑसिलेशन कर रहे हो, उस 100 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो 90 सेकंड है, तो 100 ऑसिलेशंस हैं, ये टाइम नहीं है, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। तो 90 सेकंड प्लस माइनस 1 सेकंड आपको दिया। 1 सेकंड रेजोल्यूशन बताया था ना आपको मैंने कि बेटा जो लीस्ट काउंट या फिर वो मिनिमम वैल्यू जो काउंट हम कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उसी को कहा जाता है, तो घबराना नहीं है। रेजोल्यूशन मतलब होता है लीस्ट काउंट, जो 1 सेकंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे। कहता है फाइंड द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी की आपने मतलब जी जो है उसकी एक्यूरेसी निकालनी बेटा, अपन कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, कभी भी आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला खोलकर इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कभी जिंदगी में मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। जिसकी एक्यूरेसी निकालनी होती है वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल है बेटा, हर एक फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, पहले हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे सबसे पहले। तो दैट विल बी बेटा टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर दैट इज L डिवाइड बाय G। तो फाइनली बेटा G का फॉर्मूला आपका बन जाएगा दैट इज 4π स्क्वायर L अपॉन T का स्क्वायर। सो बेटा अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है और किस तरह से बेटा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है बेटा, बस मुझे इनकी जो वैल्यूज हैं बेटा, पहले मतलब रिलेटिव एरर्स है ना, उनकी टर्म्स में इसको लिखना है। तो देखिए बेटा जो G है वो तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये निकालना, तो दैट विल बी डेल्टा G बाई G इंटू 100। तो मैं परसेंटेज में निकालने लगा हूँ इसको। अब ये 4 और पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते उनके रिलेटिव वैल्यूज के टर्म में, तो आप इसको निगलेक्ट कर देंगे। L बच गया, L को लिखूंगा डेल्टा L बाय L इंटू 100 बेटा आपका परसेंट, एंड प्लस ये t की पावर 2 है, 2 पहले आगे ले आओ, एंड दैट विल बी डेल्टा T बाई T इंटू 100। बस बेटा जी यही करना था आपने। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता कभी भी। सो डेल्टा L विल बी बेटा 0.1 डिवाइड बाय बेटा 20.0 इंटू बेटा 100% प्लस जी ट्वाइस ऑफ 1/90 इंटू बेटा 100%। ठीक है, तो बस जी अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर बेटा 0.5 आ जाता है, और अगर आप बेटा इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है बेटा दैट इज 2.22 मतलब परसेंटेज की टर्म्स में बेटा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो अब जब आप इसको ऐड करते हो बेटा ऑब्वियस आपका नहीं दैट इज 2.72% बेटा, है ना, ये बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाता है।
अब बात सिर्फ ये रह जाती है कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, राइट। अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो आपके पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, है ना। आपके पास वन सिग्निफिकेंट फिगर वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट आपके पास नंबर है। तो ये जो आंसर है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स में होना चाहिए, मतलब इसका आंसर आपका वन डिजिट में होना चाहिए। तो इसके बाद जस्ट देखो कि नंबर क्या है, वो 7 है। 7 ऑब्वियस 5 से बड़ा है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसमें बेटा +1 होगा। सो एज ए रिजल्ट बेटा आपका आंसर आया था 3%। और यस, इसी तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। तो बहुत सिंपल चीज है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कैसे और क्यों हमने इस तरीके को यूज किया और कैसे इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट, अब ये जो न्यूमेरिकल है और इसका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल कराने वाला, तो वो तो समझ लो यार, मतलब द मोस्ट इंपोर्टेंट वन है। क्योंकि मतलब ये समझ लो कि 90 to 95% चांस होता है कि ये जो दो न्यूमेरिकल अभी करवा रहा हूँ ये आएंगे। सो पहली बात तो देखो, ये तो सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं इतना। ये फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ ये दिया हुआ आपको, मतलब ये कि z आपको दिया हुआ है a⁴, तो ये आपको बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इसको रिलेटिव एरर की टर्म में लिखना, तो बता चुका हूं बेटा, डेल्टा z/z, ठीक है। ये रिलेटिव एरर, परसेंटेज नहीं तो 100 लिखोगे। अब हर एक को रिलेटिव एरर की टर्म में लिखना, क्योंकि डिवाइड आ गया और मल्टीप्लाई आ गया ना बीच में, तो बस उनको उसी फॉर्म में लिखो। यहाँ पे है a⁴, सो दैट विल बी 4 आगे डेल्टा a/a प्लस ये पावर 1/3 है तो 1/3 आगे डेल्टा b/b प्लस c की कोई पावर नहीं है बेटा तो डेल्टा c/c प्लस d की पावर 3/2 तो 3/2 आगे डेल्टा d/d एंड दैट्स इट। ये आपका आंसर है बेटा। ये जो मैं आपको अभी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा पता क्या करते होते हैं, ये इनके पावर्स चेंज कर देते हैं, मतलब फॉर्मूला दिखता है ऐसे ही है, सोल्व कैसे करना है वो बता रहा हूँ आपको। थोड़ी सी वैल्यू की पावर्स पूवर्स चेंज कर देंगे, दैट्स इट, और कोई ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा इसको करने में। तो फिजिकल क्वांटिटी बेटा x आपको दिया हुआ है a² b³ डिवाइड बाय c√d, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कहता है कि परसेंटेज एरर ABCD का दिया हुआ है, इन सबके परसेंटेज एरर दिए हुए हैं। x का परसेंटेज एरर आपने निकालना है, तो देखिए बेटा डेल्टा x/x इंटू 100, ठीक है। ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। अब a⁴ है तो 2 डेल्टा a/a इंटू 100 प्लस 3 आगे आ जाएगा तो डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस c का तो कुछ भी नहीं, डेल्टा c/c इंटू 100। अच्छा, कईयों को जो कंफ्यूजन है वो इस वाले पे होता है बेटा, d वाले पे। तो अंडररूट का मतलब होता है d की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आएगा, मतलब 1/2 डेल्टा d/d इंटू 100। तो ये बात बेटा याद रखनी है प्लीज, इसको मत भूल जाना, अदरवाइज गलती हो जाती है बेटा। बस जी इक्वल टू, तो 2 इंटू ये है परसेंटेज एरर इन ए जो कि 4% दिया हुआ है, इंटू 4% कर दूंगा, प्लस बेटा जी 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, वो हमें 2% दिया तो 2% डालूंगा, प्लस ये 3% तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, प्लस नेक्स्ट है बेटा हाफ ऑफ डी, दैट इज हाफ ऑफ 1%, दैट्स इट बेटा, कुछ भी नहीं करना था आपने। सो 4 2 8 आ गया बेटा आपका 8%, प्लस 3 2 6% प्लस 3% प्लस 0.5%, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 14 17, तो 17.5%। इस तरीके से बेटा आप अपना ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। वेरी गुड, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब जो बेटा आपके सामने न्यूमेरिकल देख रहे हो ना, ये कहते हैं कि ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर मान लो किसी टीचर ने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ये वर्स्ट केस हो सकता है। वर्स्ट केस क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एरर्स नहीं दिए गए, ना लेंथ के दिए ना मास के, है ना। ना आपको डी की वैल्यू दिया है जो कि डायमीटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो वो मतलब इनके आपको कोई भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर्स नहीं दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बहुत ही अल्टीमेट टाइप का क्वेश्चन है। ये वर्स्ट केस इसलिए क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो गलत हो जाता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में इतना दम है नहीं है, मतलब ये आराम से किया जा सकता है। कहते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू 4/π m g दैट इज d² l और l, ये है। अच्छा गाइज, अब मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा, जिन चीजों को हम मेजर करते हैं ना बेटा, हमेशा उन्हीं में एरर्स होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनमें एरर्स नहीं होता, तभी तो हम उनको रिलेटिव एरर के टर्म्स में नहीं लिखते। इसमें ऐसी 3 क्वांटिटीज हैं बेटा जिनको हम
रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर की टर्म्स में नहीं लिखेंगे। एक तो ये 4 वाला और पाई वाला, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, और बेटा ये जी वाला आपको पता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.81, तो इसलिए आप इसको भी रिलेटिव एरर की टर्म में नहीं लिखोगे। तो प्लीज इस बात को पहले समझो, किनको लिखना है किनको नहीं लिखना। तो जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको कभी भी हम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के टर्म्स में नहीं लिखते हैं। क्लियर? अब हमारे पास ये बच गए। अब मन में आता है सर ठीक है आपकी बात तो समझ आ गई, बट एरर क्या होगा? बेटा आपको याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते वक्त बड़े डिटेल में ये बात समझाई थी मैंने कि बेटा अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हो और उसमें अगर आपको एरर निकालना हो तो बस आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो बस वही उसका लीस्ट काउंट माना जाता है। मतलब मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। जैसे m है, यहाँ पे लिखा है 3.00, मतलब ये आपका जो अनसर्टेनिटी है वो सेकंड डिजिट तक जाती है 0.01। तो मतलब जितने डिजिट्स हैं ना डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए, बट लास्ट वाले में 1 लिखना आपने, बस ये काम है आपका। अगर आप ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर लेंथ की बात करूं बेटा 2.890, 3 डिजिट्स हैं तो बस कोई टेंशन नहीं लेना, 0.001 ये एल का बेटा एरर आ गया। अच्छा अगर मैं डी की बात कर रहा हूं बेटा तो इस केस में आपको 0.082 दिया है प्लस माइनस 0.001। इसको डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि लास्ट वाला अनसर्टेन होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर जो इसमें होगा प्लस माइनस 0.01 का ही होगा, तो इस तरह से आप इसको करते थे। लास्ट बेटा स्मॉल एल की वैल्यू है जो कि आपको दी हुई है 0.087, तो प्लस माइनस 0.001। सो देखिए बेटा हमने एक सिंपल सा काम किया कि देखो मैंने अपने यहाँ पे क्या किया, कोई भी वैल्यू जो मुझे दी थी मैंने देखा कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस है बेटा उतने ही डेसिमल प्लेसेस में आपका एरर होना चाहिए, बस लास्ट डिजिट क्योंकि अनसर्टेन होता है तो इसलिए वहां पे 1 डाल दिया, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही बेटा आपने करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। अब बोला जा रहा है कि इसका परसेंटेज एरर आपने निकालना, तो बेटा ये तो आपको आता ही है। देखिए बेटा डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 विल बी द परसेंटेज एरर इन वाई विच इज इक्वल टू 4 पाई डालने, एम का आ जाएगा बेटा डेल्टा एम बाय एम इंटू बेटा 100% आ जाएगा आपका, प्लस अगर आप इनकी बात करो बेटा तो ये जो एल है ऊपर तो डेल विल बी डेल्टा एल बाय एल इंटू 100% आ गया बेटा आपके पास, ठीक है। प्लस ये डी स्क्वेयर है तो 2 आगे आ जाएगा डेल्टा डी बाई डी बेटा इंटू 100 में जो जो बातें सिखा रहा हूँ बेटा अच्छे से समझो इसको प्लीज। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है दैट इज डेल्टा स्मॉल एल बाय एल इंटू 100, तो बस आपने इस फॉर्म में इसको करना था। सो बस आप इसकी जो वैल्यूज है बेटा वो हमने डालनी है। तो देखो दैट विल बी 0.01, अब 100% तो कॉमन आ ही जाएगा तो बेटा डिवाइड बाय 3.00 प्लस 100 कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एल बाय एल मतलब हो गया 0.001 डिवाइड बाय 2.890 प्लस नेक्स्ट बेटा ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी मतलब 0.001 डिवाइड बाय 0.082 है ना, प्लस आपका आ जाएगा बेटा 0.001 डिवाइड बाय 0.087 और बेटा ब्रैकेट में डालकर इनटू आपने कर देना इसका 100%। तो देखा इतना कुछ आपको करना था इस पर्टिकुलर चीज का आंसर निकालने के लिए। बस जी अब आपने क्या करना है बेटा इसको सॉल्व करना था। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो बेटा जो आपका आंसर है वो आ जाता है दैट इज 3.95%। तो ये बेटा आपका यहाँ पे आता है 3.95%, ठीक है। अब सवाल बेटा फिर से वही हमारे पास आता है कि सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है बेटा वो 1 ही है, 1 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट, 1 1 1 1 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो बेटा आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी 1 के बाद का जो नंबर है बेटा दैट इज 9, ऑब्वियस है 5 से बड़ा है तो अगले वाले को बेटा 1 कर देगा, दैट विल बी 4%, और इस तरीके से बेटा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात देखनी और समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आंसर किस टर्म में आना चाहिए और क्यों आ रहा है ना, ये चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल आपने करना था।